हाय गाइस, तो आज मैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स के जो लास्ट ईयर आए थे। तो मेरी पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ये आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन्फ्लेशन एंड इकोसिस्टम। इन्फ्लेशन आपको पता है, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइसेस दैट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ एनी कंट्री और अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। एक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जीडीपी डिफ्लेटर। ये दो होते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये दो हैं जो कि इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर वो होता है मेजर करने के लिए, जो कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। ये आपको इन्फ्लेशन बताता है। ये बताता है कि कितने आपके गुड्स की वैल्यू और सर्विसेज की वैल्यू है मार्केट प्राइस पे, नॉमिनल की, और रियल की क्या है आपकी बेस प्राइस। तो ये आपको बता देता है कि इन्फ्लेशन में कितना कितना इन्फ्लेशन है। ठीक है। आज जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट की, अब जब आपने इसको सेट किया था तब उससे आपको पता चल जाता है कि कितनी हाइक हुआ है प्राइसेस में, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, बास्केट ऑफ गुड्स का एवरेज निकालता है ये कुछ सालों का, उससे पता चल जाता है कि कितना हमारा इन्फ्लेशन हुआ है या प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अब फिलिप्स कर्व है, मिजरी इंडेक्स है और फिशर है। इनमें इन्फ्लेशन होता है, तीनों में होता है पार्ट इन्फ्लेशन का, बट ये मेजर करता है फिलिप्स कर्व एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिलेशन। फिशर इफेक्ट करता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें सब में इन्फ्लेशन का पार्ट होता है। और मिजरी इंडेक्स भी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में आपको रिलेशनशिप बताता है। ठीक है। सो इसका आंसर हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर, बी एंड डी। सो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी एक्सपोर्ट डील को फाइनलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? ठीक है। सो सबसे पहला आपका है, कभी भी कोई भी डील करते हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए पहले कौन खरीदेगा। ठीक है। जैसे कोई यूएसए है, वो इम्पोर्टर है। इम्पोर्टर मतलब कि वो हमसे इंडिया से एक्सपोर्टर से सामान मंगा रही है। ठीक है। ऐसे इसको समझते हैं। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया कुछ आइटम यूएसए को। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यूएसए है जो जिसको हमारा सामान चाहिए। तो आइडेंटिफाई एंड नेगोशिएट विद इम्पोर्ट। ठीक है। दूसरा है, आपने जब उन लोगों से बात कर ली तो आपको पता चला कि हाँ दे आर रेडी टू परचेज आ प्रोडक्ट, फिर हम अपनी जो डील है वो कंफर्म कर देते। तो सेकंड आपका आइडेंटिफाई एंड नेगोशिएट विद इम्पोर्टर के बाद आएगा, आप अपने अपनी एक्सपोर्ट डील कंफर्म कर ली, एक एग्रीमेंट हो गया इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है। उसके बाद जब आपने इन दोनों की डील हो गई, फिर यूएसए कहेगा कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 5,000 यूनिट्स चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है। तो इंडिया का आएगा, ठीक है हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद आपका आ जाएगा रिसीविंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है। उन्होंने यूएसए ने कहा कि हमें 5,000 यूनिट्स चाहिए। उसके बाद जब आपने उनको यूनिट्स, किसी भी कोई भी ए प्रोडक्ट है उसकी यूनिट्स दे दी, तो यूएसए के पास जब पहुंचेगी तो यूएसए उसको थोरली एग्जामिन करेगा। शिपिंग के थ्रू भेजे, अगर आपने एग्जाम्पल लिया शिपिंग के थ्रू आपने भेजा है, तो एग्जामिन करेगा अपने, जब डॉक पे आएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही उन्होंने भेजा है, इंडिया ने नहीं। जब यूएसए को सही लगेगा कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो ठीक भेजा है इंडिया ने, तो वो अपने बैंक को डायरेक्ट कर देगा कि आप इंडिया को पेमेंट कर दो। ठीक है। तो वो पेमेंट किस बेसिस पे होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि यूएसए अपने बैंक को बोलेगा कि आप इंडिया के बैंक में या इंडिया के एक्सपोर्टर जिसके नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सही सही है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई वाला हो गया, सी इसका बी ऑप्शन है। First of all, identify and negotiate with importer, confirm the export deal, receive an export order, examining thoroughly and ask for amendment, or finally payment. So this point is related to the payment.
ठीक है, पेमेंट सबसे लास्ट में। So the next question is sequence correctly the following steps in PERT and CPM. Now PERT and CPM they are the two topics of project management. जैसे कि आपका अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो तो उसको खत्म करने की जो डेडलाइन है, मतलब हर स्टेप पे कितना टाइम लग रहा है, जैसे कि ए एक्टिविटी है, फिर बी एक्टिविटी है, ठीक है, फिर सी एक्टिविटी है, और फिर डी एक्टिविटी है। तो इस तरीके से हर एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है उसे कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड या प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो अगर आप उसको डिटेल में पहले समझ लीजिए फिर ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्ड और सीपीएम में सीक्वेंस में सबसे पहले हमें अपनी एक्टिविटीज डिफाइन करनी होती है कि ए बी सी डी कितनी एक्टिविटीज हैं। उसके बाद हमें देखना होता है कि हर एक्टिविटी किस मतलब कितना कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है। जैसे ए जो बी है वो ए पे डिपेंडेंट है, पहले ए आएगा फिर बी होगा, डी सी और बी पे और ए पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद जब आपने अपना डिपेंडेंसी देख ली फिर आप अपना नेटवर्क बनाओगे, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये होता कि बी की जगह पहले डी आता, डी एक्टिविटी आती, तो बी डी पे डिपेंडेंट होता, तो उसके बाद आप नेटवर्क डायग्राम बनाओगे। फाइनली हर एक्टिविटी को खत्म करने का टाइम, जैसे कि 10 दिन चाहिए या फिर आपको 5 डेज में एक एक्टिविटी हो जाएगी, एक दिन में एक एक्टिविटी हो जाएगी, कोई एक एक्टिविटी है जिसमें मंथ्स लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना टाइम निकालना है और फिर टाइम के बाद आपको क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करना है। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइम निकाला कि एक किसी काम में मुझे 20 आवर्स लग रहे हैं, तो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या कहता है कि आपको शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है, क्रिटिकल पाथ निकालना है उस एक्टिविटी में जहां पे आप जल्द से जल्द उस एक्टिविटी को खत्म कर सको। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल पाथ अगर आप निकालो क्या पता 12 आवर्स आए या 10 आवर्स आए, तो जितनी जल्दी आप अपना काम कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो वो इस चीज में क्रिटिकल पाथ मेथड में यूज होता है। तो इसकी पहले डिटेल्ड वीडियो देखें फिर आपको समझ में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्स ऑडिट जो होता है, मतलब अपने आप अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑडिटर। तो वो प्रोफेशन, अगर आपका कोई भी इंसान किसी प्रोफेशन में है, उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से ज्यादा है, तो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स को ऑडिटर के थ्रू चेक कराना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है, अगर ये प्रोफेशन पूछ रहा है तो ये 50 लाख का से ज्यादा है तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। कभी कभी लोग 1 करोड़ लगा देते हैं, 1 करोड़ याद रखना बिजनेस की अगर बात हो रही है तो 1 करोड़ लगेगा, और अगर प्रोफेशन की बात हो रही है तो 50 लाख। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि कौन सा मॉडल किसने दिया है। ह्यूमन रिसोर्स कॉस्टिंग, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के कुछ अप्रोचेज हैं, रिप्लेसमेंट, हिस्टोरिकल, अपॉर्चुनिटी और स्टैंडर्ड कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया रेंसिस लिकर्ट एंड फ्लैम हॉल्ट्स ने, हिस्टोरिकल इन्होंने दिया ब्रूमेट, फ्लैम हॉल्ट्स एंड पाइल ने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज गिवन बाय हिकमैन एंड जोन्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है डेविड वॉटसन ने। ये मेरा लिखने का इसलिए मतलब था क्योंकि ये आपकी मैचिंग में भी आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग की डेविड वॉटसन ने कौन सा दिया, तो इसलिए आपको पूरा इसमें मैंने लिख दिया है और इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is example of hybrid service offering? हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग वो होती है जिसमें कि बेस्ट ऑफ ब्रीड लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अपना प्रोडक्ट प्लस एनोनिमस सर्विस दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, मतलब आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो तो रेस्टोरेंट अपना ऑर्डर भी लेता है, ठीक है, उसको फिर प्रिपेयर भी करता है, बनाता है, लोग खरीदते हैं और फिर उसको खरीदने के बाद सर्विस भी दी जाती है, मतलब जो कि दैट दे आर एबल टू कंज्यूम इट। सो जो बेस्ट ऑफ ब्रीड होता है हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग, ये रेस्टोरेंट मील में होता है, ठीक है, क्योंकि मसाज कंसल्टिंग में इन सब में आपको प्रोडक्ट नहीं होता, सर्विस होता है बस। कार में तक वारंटी, यहाँ कोई सर्विस नहीं है, ठीक है। ये रेस्टोरेंट मील है, यहाँ पे बेस्ट ऑफ ब्रीड है, यू विल बी गेटिंग अ प्रोडक्ट एज वेल एज यू विल बी गेटिंग अ सर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च। अब दो टाइप की रिसर्च होती है, एक साइंस एक सोशल साइंस, ठीक है।
तो साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने पड़ते हैं फैक्ट्स कि आपको किस चीज पे रिसर्च करनी है। उसके बाद जब आप अपने फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जाते हो इंडक्शन पे। अब रिसर्च में दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंडक्शन एंड डिडक्टिव थ्योरी। When a person goes from specific to journal, that is called as induction। ठीक है, मतलब आप स्पेसिफिक से होल पे जा रहे हो, एक स्मॉल पार्ट से होल पे जा रहे हो, उसे कहते हैं इंडक्शन। और सोशल साइंस में आप क्या करते हो, जर्नल आप कोई टॉपिक लेते हो और आप स्पेसिफिक कंक्लूजन्स देते हो। तो हमेशा जब भी हम साइंस की बात करते हैं, वी गो फॉर इंडक्शन। पहले हमने फैक्ट्स देखे, हम स्पेसिफिक से जर्नल पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने वही जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको डेवलप करेंगे, हमारे जो एक्सप्लेनेशन है उनको डेवलप करेंगे। देन वी विल मेक दो प्रोडिक्शंस कि क्या होना चाहिए अपने एक्सप्लेनेशन से, अपने फैक्ट से। और फाइनली हम उनको टेस्ट करेंगे और रिपोर्टिंग भी देंगे। एक और आ जाता है रिपोर्टिंग का। तो रिपोर्टिंग सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी।